औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। My name is Khadim Hussain, lecturer chemistry, Government Girls Higher Secondary School, Kargil. Dear students, आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन से यूनिट नंबर 6 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो हमारे इनऑर्गेनिक पोर्शन में टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिनमें से पहला या सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके 8 मार्क्स हैं। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके 5 मार्क्स हैं। फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक पोर्शन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके 3 मार्क्स हैं। तो इस तरह से टोटल 19 मार्क्स बन जाते हैं। मैं इनऑर्गेनिक पोर्शन से यही यूनिट नंबर 6 आपको बता दूंगा, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, इस यूनिट को आप शॉर्टली मेटलर्जी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज मेटलर्जी, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their ores is called metallurgy. तो किसी भी मेटल को आप उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेटलर्जी के बारे में हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हमारे सिलेबस में ये मेंशन है, कुछ एलिमेंट्स को हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। तो सबसे पहले हम मेटलर्जी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यही बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को हम अप्लाई करेंगे इन एलिमेंट्स को इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 में हमने ये चीजें पढ़नी है। मेटलर्जी में 2 टर्म्स मिल जाते हैं, एक को हम बोलते हैं मिनरल और दूसरे को और। शायद आप इनके बारे में जानते होंगे। व्हाट इज मिनरल, मैं कहूंगा यहाँ पे शॉर्टली कंपाउंड्स ऑफ मेटल। कंपाउंड्स ऑफ मेटल को आप शॉर्टली क्या बोल सकते हैं, मिनरल आप इनको बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेटल्स जो काफी रिएक्टिव होती है, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और ये कंपाउंड्स ऑफ मेटल आपको कहाँ मिलेंगे? दीज आर अवेलेबल naturally in the earth crust and can be obtained by mining. आपको ये compounds of metal earth crust में आपको मिलेंगे, और इनको आप माइनिंग के जरिए से आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा और, किसी भी मेटल के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उस मेटल को उन सभी मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जहां से हम इन मेटल्स को बड़ी आसानी से, या मैं कहूंगा बिल्कुल लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप इनको हासिल कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ उन मिनरल्स को ही हम क्या कह सकते हैं, ओर्स आप कह सकते हैं। या मैं इस तरह से डिफाइन कर लूं ओर्स को, दोस मिनरल्स फ्रॉम विच the metal can be extracted economically and conveniently, those will be called ores. तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मेटल है M, और फर्ज करते हैं इनके कितने हैं, टोटल 30 मिनरल्स हैं। तो इन 30 मिनरल्स में से कुछ 10 मिनरल्स ऐसे हैं, 10 ऐसे मिनरल्स हैं जहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस मेटल को बड़ी आसानी से, जिनको हम बोलते हैं कन्वीनियंटली, इजीली, और बिल्कुल लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली, हम यहां से हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ
उन मिनरल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ओर्स बोल सकते हैं। तो देखिए ओर्स क्या है, ओर्स बिल्कुल मिनरल्स ही है, लेकिन वो मिनरल्स जहां से आपने मेटल को एक कन्वीनियंटली और दूसरा इकोनॉमिकली आपने क्या कर पाया, एक्सट्रैक्ट कर पाया, सिर्फ उन मिनरल्स को हम क्या कह सकते हैं, ओर्स कह सकते हैं। जितने भी ओर्स वो सभी क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स होंगे वो ओर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आप यहां से भी देख सकते हैं 30 जो है वो 10 में बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन 10 जो है वो 30 में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल ओर्स नहीं होगा, या मैं इस तरह से लिखूंगा, बट वाई से वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वैसे वर्सा इज नॉट ट्रू। सो कुछ इस तरह से शायद आपने समझे होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो नेक्स्ट हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। Broadly, ores have been classified into two major categories. तो दो कैटेगरीज में ओर जो है इस तरह से क्लासिफाइड हैं। एक को आप बोल सकते हैं यहाँ पे नेटिव ओर्स, या इनको हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ओर्स, और दूसरे को बोलते हैं कंबाइंड ओर्स, या इनको हम कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओर्स। नेटिव ओर्स किनके होते हैं, देखिए बहुत सारे मेटल्स, कुछ की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं और प्लेटिनम होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स कहा जाता है इनको। गोल्ड और प्लेटिनम की तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। नोबल मेटल्स क्यों, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में आपको एज सच मिल सकते हैं, बिकॉज रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। सो हम कहते हैं गोल्ड माइंस के अंदर आपको गोल्ड जो है एज सच आपको मिलते हैं। हाँ, इनके साथ जो है लिटिल बिट कुछ इम्प्योरिटीज जो है अनवांटेड मटेरियल जुड़ी होती है, उनको हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान अलग करनी होती है। तो ये हुआ कौन से नेटिव ओर्स, इन एलिमेंट्स के आपको मिलते हैं, या एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ओर्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा हुआ यहाँ पे, कंबाइंड ओर्स। तो बहुत सारे दूसरे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और वो मेटल्स हमेशा दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म्स। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे जिंक सल्फाइड है, जैसे Fe2O3 है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनके ओर्स आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जब हम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इनकी एक्सट्रैक्शन जो है वो थोड़ी बहुत इजी होती है, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले कहा लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, दूसरों के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इनके साथ कुछ इम्प्योरिटी जुड़ी होती है, उनको हमने यहाँ से बाहर निकालनी है। लेकिन इनकी हमेशा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकते हैं। क्यों, बिकॉज सबसे पहले तो इम्प्योरिटीज को आपने बाहर निकालनी है, फिर इसके बाद इन मेटल के साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, इनको भी किसी पर्टिकुलर केमिकल मेथड से हमने इनको अलग करनी है, जिनके बारे में इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में आगे बता देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओर्स हैं, ये बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं।
द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओर्स एग्जिस्ट इन सो मेनी फॉर्म्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट कर लूं, जिससे मैं लिखूं यहाँ पे ए, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये? कार्बोनेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल्स CaCO3, इसका नाम क्या होते हैं? हमेशा ओर्स को हम कॉमन नेम से ही याद रखे जाते हैं, इनके केमिकल्स नेम जो है आपको नहीं लिखनी होती है यहाँ पे। तो इसलिए जितने भी ओर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा इनको आपने अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं या मैचिंग फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ओर्स आपको लिखा और यहाँ पे उनके केमिकल कंपोजिशन लिखे होते हैं, तो इनको मैच करने के लिए आपसे कहा जाता है। तो याद रखना, इनका हमेशा कॉमन नेम से ही हम ये ओर्स याद रखते हैं। CaCO3 को हम बोलते हैं यहाँ पे लाइमस्टोन। फिर इसके बाद कार्बोनेट्स में नेक्स्ट MgCO3, इनको हम मैग्नीसाइट कहते हैं, मैग्नीसाइट। नेक्स्ट CaCO3, MgCO3, this ores is called dolomite. Next ZnCO3, इनको आप काला माइन आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट FeCO3, इसको आप सेडेराइट आप कह सकते हैं। आयरन का एक इम्पोर्टेंट ओर है। तो कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। नेक्स्ट फॉर्म कौन से है? यहाँ पे बी पार्ट में लिखूं सल्फाइड्स, सल्फाइड्स S-2। इनमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से लिखेंगे। PbS, इनको हम गैलिना बोलते हैं। नेक्स्ट ZnS, इनको जिंक ब्लेंडी कहते हैं। नेक्स्ट HgS, इनको हम सिनाबार कहते हैं। फिर आयरन के एक और हैं FeS2, जिनको आयरन पाइराइट कहा जाता है। लेकिन याद रखें, आयरन को इस ओर से हम बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, मैं आगे आपको बता दूंगा। इनको समटाइम्स फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉपर कोर है CuFeS2, इनको आप चालको पाइराइट आप इनको कह सकते हैं, या कॉपर पाइराइट भी आप इनको कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे C लिख लूं, कौन से? ऑक्साइड्स O-2। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हम याद रखेंगे। Fe2O3, जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं, आयरन का एक इम्पोर्टेंट ओर है। फिर इसके बाद यहाँ पे Al2O3, ट्वाइस ऑफ H2O, इनको हम बॉक्साइट कहते हैं, एल्युमिनियम का एक इम्पोर्टेंट ओर है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं SnO2, इनको हम कैसीटीराइट कहते हैं, या इनको टिन स्टोन भी कहते हैं, टिन स्टोन। फिर इसके बाद नेक्स्ट जैसे ZnO, इसको हम जिनसाइट कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट ओर से कॉपर का Cu2O, इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्यूपराइट आप इनको लिख सकते हैं, या इनको आप रूबी कॉपर भी कह सकते हैं, रूबी कॉपर। तो ये थे सी पार्ट या थर्ड फॉर्म ऑफ कंबाइंड ओर्स, जैसे ऑक्साइड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट में लिखूं यहाँ पे डी, कौन से? यहाँ पे क्लोराइड्स, अनदर फॉर्म ऑफ कंबाइंड ओर्स। जैसे एग्जांपल्स हम लिखेंगे NaCl, इनको हम कहते हैं रॉक साल्ट, रॉक साल्ट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे KCl, इनको बोलते हैं यहाँ पे सिल्वाइन। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे AgCl, इनको कहते हैं यहाँ पे हॉर्न सिल्वर। तो ये क्लोराइड्स हुए। फिर इसके बाद एक और फॉर्म जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे E, मैं नाइट्रेट्स लिखूंगा यहाँ पे, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स NO3-1। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से लिखेंगे। NaNO3, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे चाइल साल पेटर कहते हैं इनको। KNO3, इनको इंडियन साल्ट
पेटर इनको बोलते हैं। कुछ दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हैं इनमें, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पे एफ सल्फेट्स के फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, S-2। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, इनको हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। नेक्स्ट MgSO4 7 टाइम्स ऑफ H2O, इनको एप्सोम साल्ट कहते हैं, एप्सोम साल्ट। फिर नेक्स्ट हुआ यहाँ पे PbSO4, इनको एंग्लीसाइड कहते हैं, एंग्लीसाइड। और एक इम्पॉर्टेंट ये ओर्स है Na2SO4 10 टाइम्स ऑफ H2O, इनको कहते हैं ग्लोबर साल्ट। लास्ट फॉर्म है किन का यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड ओर्स का। मैं यहाँ पे लिखूं इस तरह से G फॉस्फेट, तो मैं लिखूं यहाँ पे PO4-3। तो इनमें एग्जाम्पल्स Ca3PO4 होल ट्वाइस, इनको आप बोल सकते हैं यहाँ पे फास्फोराइट, फास्फोराइट आप इनको बोल सकते हैं। तो ये थे कंबाइंड ओर्स के बहुत सारे फॉर्म्स। तो जितने भी यहाँ पे ओर्स मैंने लिस्ट किया, इनके अंदर कुछ न कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इम्प्यूरिटी कहते हैं, या उनको हम गैंग्यू भी बोल सकते हैं। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी ओर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, इन मोस्ट ऑफ देम SiO2 हमेशा पाया जाता है, जिनको हम सिलिका बोलते हैं। दिस इज फाउंड इज ए कॉमन इम्प्यूरिटी इन मोस्ट ऑफ द ओर्स। तो इन इम्प्यूरिटीज को हमने क्या करनी है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान हमने इनको बाहर निकालनी है। याद रखिए, इम्प्यूरिटीज में आपको कुछ इस तरह से भी मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ ओर्स हैं जिसमें मान लो कॉपर यहाँ पे 95% है, और यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड भी है, यहाँ पे कितने परसेंट है, 5% है। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स या मेटल्स जिनकी प्रोपोर्शन कम होती है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, इनको भी इम्प्यूरिटी कहा जाता है। तो इन चीजों को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान हमने क्या करनी है, इनको बाहर निकालनी है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान कौन से और कितने जो है मेजर स्टेप्स हमें इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं लिखूं यहाँ पे इस तरह से, मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आमतौर पे कम से कम 4-5 या मैं कहूंगा 4 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो लिस्ट करें। नंबर फर्स्ट, ग्राइंडिंग, ऑब्लिक यहाँ पे लिखेंगे क्रशिंग ऑफ ओर। तो पहला स्टेप यही होती है। नंबर सेकंड, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप होते हैं। फिर इसके बाद नंबर थर्ड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into crude metal, लास्ट जो मेजर स्टेप्स हैं वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, या इसको आप प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। दिस आर द 4 मेन मेजर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो इनको हम 1 by 1 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन से हमारे ग्राइंडिंग या मैं कहूंगा क्रशिंग ऑफ ओर। देखो
ओर्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं? मैंने आपको पहले कहा दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक। और ये ओर्स जो है हमें बड़े बड़े पीसेस में आपको मिल जाते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे दे ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्स, बिग लम्स, या मैं लिखूं बिग लम्स ऑफ ओर। तो ओर जो है आपको बड़े बड़े पीसेस में आपको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। जैसे मैं इस तरह से मान लो ये क्या है हमारा ओर अर्थ क्रस्ट से मिला हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप जो है क्या करनी होती है, इन बिग लम्स को या इन ओर्स को हमने क्रश करनी होती है या ग्राइंड करनी होती है, ठीक। दे आर क्रश्ड टू फाइनली पाउडर्ड ओर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, इन बिग लम्स ऑफ ओर्स को आपने क्रश करनी है, फाइनली पाउडर्ड ओर में इनको कन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जा क्रशर, एक होती है यहाँ पे बॉल मिल, एक होते हैं आपके पास रॉड मिल, एटसेट्रा। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, बिग लम्स ऑफ ओर्स को आप फाइनली पाउडर्ड फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज pulverization. So what is pulverization? The process of conversion of big lumps of ores into finely powdered ore. This phenomena is called as pulverization. And pulverization is done with the help of jaw crusher, ball mill या rod mill, ठीक। तो ये था पहला स्टेप जिनको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ ओर। नंबर सेकेंड मेजर स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ओर्स में बहुत सारे अनवांटेड या अनडिजायर्ड मटेरियल्स पाया जाता है जिनको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं या गेंग्यू बोलते हैं। तो उनको हमने क्या करनी है, यहाँ से बिल्कुल ओर से बाहर निकालनी है। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स या और इम्प्योरिटी और गेंग्यू फ्रॉम द ओर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैं यहाँ पे शॉर्टली इस तरह से लिखूं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर। इस प्रोसेस को एक और नाम भी क्या कहा जाता है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज आल्सो कॉल्ड एज ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं, या एक और नाम बिनिफेक्शन ऑफ ओर, बिनिफेक्शन ऑफ ओर। तो ये तीन नाम से यहाँ पे, एक हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा हुआ यहाँ पे ओर ड्रेसिंग, और तीसरा हुआ यहाँ पे बिनिफेक्शन ऑफ ओर। अब हम ये इम्प्योरिटीज को कैसे निकालेंगे ओर से, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं इस तरह से, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, या आप लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल मेथड और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या शामिल है मैं लिस्ट कर लूंगा यहाँ पे। नंबर फर्स्ट, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नंबर सेकंड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक separation method. Number third, froth flotation process, या आप इनको मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये तीन जो है कहाँ आती है, फिजिकल मेथड में, और केमिकल मेथड में आपके पास सिर्फ एक ही है जिसको हम बोलते हैं लीचिंग मेथड, लीचिंग मेथड। तो टोटल हमारे पास कितने हैं मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, आपके पास
4 हैं, जिनमें से 3 फिजिकल मेथड और एक क्या है यहाँ पे केमिकल मेथड है। तो ये मेथड जो है क्या है, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, दीज मेथड्स आर हाईली स्पेसिफिक, दीज मेथड्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो ये मेथड्स हमेशा बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इंशाल्लाह इन मेथड्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419979213। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।